नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। 20 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसने देश के युवाओं की धड़कनों की स्पीड बढ़ा दी थी। नाम था रंग दे बसंती। ये फिल्म सिर्फ सिनेमा घरों में नहीं चली, यह कॉलेजों, कैफे, सड़कों और बहसों में भी चली थी। इसके गीत सिर्फ सुने नहीं गए, जिए गए आप कह सकते हैं। रूबरू रोशनी, खून चला, दो गीत सुपरहिट। इन गीतों को सुनिए। इन गीतों ने युवाओं को बताया, चेताया कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर मरने का नाम नहीं है, व्यवस्था से जवाब मांगना भी देशभक्ति है। और इन गीतों के शब्द लिखे थे एक बेचैन युवा ने, एक संवेदनशील कवि ने। नाम है प्रसून जोशी। प्रसून के शब्दों में तब आग हुआ करती थी, लय था और सबसे बड़ी बात सवाल था। आहिस्ता आहिस्ता सवालों की उंगली। यह सिर्फ काव्य पंक्ति नहीं, यह उस दौर की मानसिकता थी। और आप कह सकते हैं प्रसून जोशी की भी मानसिकता थी। आज जब हम 77वां गणतंत्र दिवस मना चुके हैं, वही प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष हैं। वही संस्था जिसे लोग अब भी सहज भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं। यानी वही मंच जो तय करता है कि फिल्मों में कितनी असहमति दिखाई जा सकती है, कौन सा संवाद संवेदनशील है, कौन सा दृश्य समाज के अनुकूल नहीं है। समय ने दोस्तों एक अजीब वृत्त पूरा किया है। जो कभी सवाल लिखता था, आज वो तय कर रहा है कि सवाल कितनी आवाज में पूछे जाए। पूरब अब बेजार हुआ है, होने दो। पश्चिम भी बीमार हुआ है, होने दो। उत्तर तेज बुखार चढ़ा है, चढ़ने दो। दक्षिण हाहाकार बढ़ा है, बढ़ने दो। हम मजहब के पागलपन को क्यों तोले, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में क्यों बोले। हमको भी दिल्ली अर्जी देनी है जी, हमको भी तो पद्मश्री लेनी है जी। इसलिए जय बोलेंगे सरकारों की, गाएंगे हम आरतियां दरबारों की। कविवर हरिओम पवार की ये पंक्तियां प्रसून जोशी पर और मेरे एक मित्र, एक दौर में अनन्य मित्र कुमार विश्वास पर सटीक बैठती हैं और आज की सांस्कृतिक राजनीति पर सटीक बैठती हैं। यहां कवि उस मानसिकता पर व्यंग कर रहा है जो सब कुछ देखकर भी चुप रहती है, क्योंकि उसे सम्मान चाहिए, मान्यता चाहिए, दरबार में जगह चाहिए, पद्मश्री चाहिए, पद्म विभूषण चाहिए, राज्यसभा चाहिए, सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष पद चाहिए। रंग दे बसंती ने एक पूरी पीढ़ी को यह भरोसा दिया था कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, नैतिक हस्तक्षेप भी हो सकता है। लेकिन आज वही सिनेमा, जब प्रसून जोशी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कई बार असुविधा प्रबंधन के दौर से गुजरता है। आप उड़ता पंजाब फिल्म का उदाहरण लीजिए। ड्रग्स की भयावह सच्चाई दिखाने पर भारी कट्स की मांग सेंसर बोर्ड ने उठाई। अदालत ने दखल दिया था और कहा था कि यथार्थ दिखाना अपराध नहीं है। लिपस्टिक अंडर माई बुरखा एक फिल्म आई थी। महिलाओं की इच्छाओं को केंद्र में रखने वाली फिल्म को लेडी ओरिएंटेड कहकर रोका गया। सेंसर ने प्रश्न उठाए, सवाल उठा था, क्या स्त्री दृष्टि असहज कर देती है। एक और डॉक्यूमेंट्री आई, एन इनसिग्निफिकेंट मैन, नेताओं से एनओसी मांगने जैसी असामान्य शर्तें। अदालत ने इसके लिए रास्ता खोला क्योंकि सेंसर बोर्ड रास्ते में आ गया था। यहां प्रश्न था, क्या राजनीति पर बोलने के लिए राजनीति से अनुमति लेनी पड़ेगी। इंडियाज डॉटर निर्भया केस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को देश में प्रसारण से रोक दिया गया। सेंसर बोर्ड का तर्क था संवेदनशीलता, पर क्या सच्चाई दिखाना असंवेदनशीलता है। पद्मावत एक फिल्म कुछ समय पहले आई। फिल्म से पहले ही भीड़ ने उसको सेंसर कर दिया, फिर नाम बदलना पड़ा, दृश्य बदले गए। सेंसर बोर्ड से पहले सामाजिक दबाव सेंसर के रूप में आ खड़ा हुआ था। आप कह सकते हैं अब सिर्फ सेंसर बोर्ड ही नहीं, ट्रोल समूह, राजनीतिक संगठन और सोशल मीडिया, ये सब भी अनौपचारिक सेंसर के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। इन घटनाओं के बीच जब सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी दिखाई देते हैं,
तो मुझे बड़ी अजीब सी अनुभूति होती है। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी लिखा था, कुछ कर गुजरने को खून चला, कुछ कर गुजरने को खून चला। इस गीत को सुनिएगा जरूर। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति का या प्रसून जोशी का के तेवर या इरादा बदल गया हो, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भूमिका बदली तो वो भी बदल गए। आज प्रसून कवि कम संस्था अधिक है, और संस्था का स्वभाव कविता से अलग होता है। कविता सवाल करती है, संस्था बैलेंस ढूंढती है। कविता बेचैन करती है, संस्था व्यवस्था बनाए रखती है। और यही टकराव इस पूरे विमर्श का केंद्र है जो मैं बात आपसे कह रहा हूं। कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास को याद रखिए। अन्ना आंदोलन से अनुकूलता तक एक दौर में मंचीय कविता के सबसे लोकप्रिय चेहरे, और एक दौर में मेरे बहुत करीबी मित्र। अन्ना आंदोलन के समय वे व्यवस्था विरोध की सांस्कृतिक ध्वजा बने। मैं उन दिनों बीच में कुछ समय के लिए सिंगापुर गया था, और वहां जब मैंने टीवी खोला था तो कुमार झंडा लहराते नजर आ रहे थे, और मैंने उनको वहां से फोन करके कहा था, तुम्हें देखकर गर्व होता है। उनकी एक कविता की पंक्तियां या गीत की पंक्तियां हैं, गोधरा ना हो, गुजरात ना हो, ये देश नंगा ना हो। तेजी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो, गुजरात न हो, ना ऐसे दंगे हो ना ऐसे दंगों की प्रतिक्रिया हो। गोधरा न हो, गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। ये भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की रक्षा का भावनात्मक आह्वान थी, और कुमार बहुत अच्छा इसके गाते हैं। लेकिन समय बदला, कुमार बदले। आज कुमार विश्वास खुलकर सनातन की बात करते हैं, खुलकर सत्ता के पक्ष में बोलते हैं, और वह तेवर जो कभी व्यवस्था से टकराता था, अब व्यवस्था के पक्ष में ताल ठोक कर खड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो, संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, वो RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे। तो ऐसे समय तो बहुत आवश्यक है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बड़ा उल्लेख किया। मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी की कृपा, उनका स्नेह मुझ पर भी रहा, और वो लगातार अपने घर पर एक गोष्ठी करते थे जिसमें रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति होती थी, आदरणीय दिनेश भैया की उपस्थिति होती थी। तो पार्टी के सभी लोग बैठे हुए हैं आज यहाँ पर, बहुधा पार्टी के ही लोग हैं। तो दो प्रकार, तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई। एक अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं, और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। यह कहना कि उन्होंने विचार बदल लिए, बहुत संभव है बदल लिए हों, राज्यसभा भी वो जाना चाहते थे। पर यह भी सच है कि व्यवस्था विरोधी कुमार विश्वास का विश्वास अब सत्ता की पक्षधरता में बदलता साफ नजर आता है। आप इसे उनकी वैचारिक परिपक्वता कह सकते हैं। मेरे लिए वही सफर है जो हरिओम पवार ने अपनी कविता पद्मश्री में बखान किया था। देखिए, जब कलाकार सत्ता से दूर होता है, कवि सत्ता से दूर होता है, लेखक सत्ता से दूर होता है, तो उसकी आवाज में सच्चाई होती है। और जब वही कलाकार, वही लेखक, वही कवि सत्ता के करीब बैठता है, तो उसकी लेखनी बेईमानी हो जाती है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, हर समाज में ऐसा होता है। सम्मान, पद, पुरस्कार, ये सब कलाकार को वैधता देते हैं, पर उसकी धार को खत्म कर देते हैं।
आज देखिए आप, बड़ी फिल्मों में राष्ट्र गौरव है, सेना है, सुरक्षा है, पर व्यवस्था की आलोचना नजर नहीं आती। देशभक्ति है पर असहमति नहीं है। और ये बदलाव अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे आया, माहौल से, बाजार से, राजनीति से, और शायद कलाकारों की अपनी महत्वाकांक्षाओं से, लेखकों की, कवियों की अपनी महत्वाकांक्षाओं से। ये कहानी या ये विमर्श किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है। ये हमारे पूरे दौर की कहानी है, जहां कला और सत्ता की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जहां विद्रोह धीरे धीरे प्रतिष्ठा में बदल रहा है, जहां कविता दरबार तक पहुंचकर लेट चुकी है, चारण और भाट बन चुके हैं कवि, जहां सवाल पूछने से पहले परिणाम सोचा जाता है। और तभी मुझे हरिओम पवार की कविता पद्मश्री की पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं, होती है बदनाम महारानी झांसी, होती है नीलाम भगत सिंह की फांसी, होता है अमूल्यन हाड़ी रानी का, गोरा बादल की आंखों के पानी का, जाने धरती माँ को कैसा शाप है, बेटों की लाशों को ढोता बाप है। मासूमों का खून बहा है, बहने दो, झेलम में कानून बहा है, बहने दो, कश्मीर घाटी रोती है, रोने दो, गांधी की लाठी रोती है, रोने दो। हम गांधी से क्यों भला रिश्ता रखें, क्यों भूखी अंतड़ियों पर कविता लिखें। कल संसद में अपनी जय जयकार हो, कल संसद में अपनी जय जयकार हो, अपनी मुट्ठी में पूरी सरकार हो, इसलिए जय बोलेंगे सरकारों की, गाएंगे हम आरतियां दरबारों की। और मुझ तरह के बहुत लोग चुपचाप पूछते हैं कि यदि यही सब कुछ चलता रहा, यदि यही समाज की स्थितियां बनी रहीं, तो समाज को चेताने का दायित्व जिनका है, चाहे वो लेखक हों, चाहे कवि हों, चाहे फिल्मकार हों, जिनका दायित्व बोध लगभग इस दौर में खत्म हो गया है, उनकी जगह लेने कौन आएगा। और एक प्रश्न और मेरे मन में उठता है, क्या इन लोगों को जब ये सोते होंगे आत्मग्लानि नहीं होती होगी? तेवर बदल गए, सुर बदल गए, सुख हावी हो गया। क्या सोते वक्त ये आत्मचिंतन करते होंगे कि जो पहले कहते थे और अब जो कर रहे हैं उसमें कितना फर्क है? और क्या इनको लगता होगा, इनको महसूस होता होगा कि समाज के प्रति जो इनके दायित्व हैं, देश के प्रति जो इनके दायित्व हैं, उनके साथ इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है। धन्यवाद।